Yes, dear students, good morning to all of you. As you know that in the previous part already we have read about two topics that was related with growth of printing press and literature. And after it we will start our next topic, that is the painting. So get ready for the today's topic, that is painting. Before going to start this topic, first of all write on today's date on the topic. Okay, this is the last day of year 2020. Okay, let's start. The tradition of making painting in the royal courts existed in pre-colonial period. तो प्री कॉलोनियल का मतलब है जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, और जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उस पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, पेंटिंग बनाने का जो एक ट्रेडिशन था वो ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले फैला हुआ था, पहले एग्जिस्ट हो चुका था. द मुगल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड डिफरेंट पेंटर्स एंड फंडेड द रॉयल स्टूडियोज़ एंड वर्कशॉप्स. क्योंकि उससे पहले मुगल रूलर्स थे, तो मुगल रूलर जो थे उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स से अपने खुद के पेट्रोनाइज बनवाए थे, यानी कहने का मतलब अपनी मूर्तियाँ बनवाई थी या अपने कुछ यादगार पल बनवाए थे. एंड फाउंडेड द रॉयल स्टूडियो एंड वर्कशॉप्स. और उनके टाइम में कुछ रॉयल स्टूडियो और वर्कशॉप भी हुआ करती थी. किन के लिए? स्पेशल उन आर्टिस्ट के लिए, उन पेंटर्स के लिए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. This tradition, however, declined with the decline of their political power. लेकिन जैसे ही मुग़ल रूलर की पावर डिक्लाइन हुई, कब हुई? अंग्रेज़ों के आने के बाद. ठीक है, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद भी, और कुछ जो उनके रूलर थे, औरंगज़ेब के बाद वाले जो रूलर थे वो ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग रूलर भी नहीं थे. तो उनकी खुद की कुछ कमियों की वजह से, कुछ अंग्रेज़ों की वजह से जब वो डिक्लाइन हुए, तो पॉलिटिकल पावर के डिक्लाइन के साथ जो ये ट्रेडिशन था पेंटिंग का, मतलब अपने खुद के पोर्ट्रेट जो बनवाया करते थे, वो एक तरह से अपनी पेंटिंग बनवाया करते थे जो, वो भी धीरे धीरे कम होता चला गया. द पावर एट द हैंड्स ऑफ द कंपनी लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री. और अब कंट्री में कौन आ गए थे? कंपनी के लोग. ओके, कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स आ गए थे, पावर उनके हाथों में आ गई थी. तो जो पुराना ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका था. अब वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग जो थी कंट्री में वो इंट्रोड्यूस हुई थी. विलियम हॉजेस थॉम्स एंड this is the Thoms Denial painting. Okay, we have read about William Hodges Thoms and William Denial. Johann Zoffany and Arthur Davis were some important painters who came to India. तो ये जो हमने अभी भी नाम पढ़े हैं ये सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स पेंटर थे जो कि इंडिया में आए थे. मोस्ट ऑफ दीज पेंटर्स प्रेफर्ड वाटर कलर्ड एज द मीडियम ऑफ पेंटिंग. और इन पेंटर्स ने ज़्यादातर जो पेंटिंग की उसके लिए कौन सा मीडियम अप्लाई किया? वाटर कलर का. ओके, मतलब ये वाटर कलर के साथ अपनी ज़्यादातर पेंटिंग को किया करते थे. दे इंट्रोड्यूस्ड ऑयल पेंटिंग. इवन कि उन्होंने पेंटिंग का एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑयल पेंटिंग की जाती है. ओके, तो इन्होंने उसे भी इंट्रोड्यूस किया. सून द कंपनी स्कूल एमर्ज्ड प्रोड्यूसिंग वर्क्स विच रिकॉर्डेड एक्सोटिक सीन्स. इसके बाद इन पेंटर्स के लिए एक स्पेशल, मतलब पेंटिंग की जो आर्ट थी उसको सिखाने के लिए, मतलब उसको सिखाने के लिए नहीं, सॉरी, जो ये पेंटर्स थे इनके लिए एक अलग जगह बना दी गई जिसे कंपनी स्कूल का नाम दिया गया. ठीक है,
वहाँ पे क्या होता था, प्रोड्यूसिंग वर्क होता था, ठीक है, जिसमें हमेशा जो एक्जोटिक यानी कि जो बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट जो सीन होते हैं, जो कि मतलब आपके देखते ही आपके दिल को भा जाए, ठीक है, कुछ ऐसे एक्जोटिक सीन्स को जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था। उससे पहले जो मुग़ल थे, हालांकि वो अपनी अपनी जो पेंटिंग थी सिर्फ उसी को प्रिजर्व रखवाया करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंपनी स्कूल के नाम से ही एक जगह ओपन कर दी जहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग का वर्क होता था, एक्जोटिक सीन्स, वो रिकॉर्ड करके रखे जाते थे। These works captured the flora and fauna of the people of the country। और ये वर्क किस पे था, किसी पोर्ट्रेट पे नहीं था, किसी पुतले का नहीं था, बल्कि ये इंडिया के अंदर जो फ्लोरा और फोना थे उनके ऊपर बनाया गया था। मतलब या तो जानवरों के फ़ोटो हुआ करते थे या फिर वो पेड़ों की फ़ोटो हुआ करती थी जो ये बनाया करते थे। पोर्ट्रेट्स ऑफ इंडियन रूलर्स एंड कंपनी ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रोड्यूस्ड। हालांकि पूरी तरह से जो पोर्ट्रेट वाली आर्ट थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी कुछ हद तक जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे या जो इंडियन रूलर थे उनके पोर्ट्रेट भी बनाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द जो पिक्स हम देखते हैं हमारी बुक्स में, जो कई बार पिक्स दी होती हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी थे, ये विलियम बेंटिक थे, तो वो फ़ोटो जो होती हैं वो एक्चुअली कैमरे से ली हुई फ़ोटो नहीं है, वो क्या है, वो पेंटर द्वारा पेंट की गई फ़ोटोज़ हैं। द वर्क्स ऑफ द इंडियन पेंटर्स आल्सो एग्जिबिटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी स्कूल। और वहाँ पे जो कंपनी स्कूल था वहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न पेंटर्स ही नहीं थे, बल्कि जो इंडियन पेंटर्स का वर्क था उसे भी एग्जिबिट किया जाता था, ताकि जो कंपनी स्कूल के पेंटर्स हैं वो इससे और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकें और भी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग को डेवलप करें। दिस कुड बी सीन इन द वर्क्स ऑफ द इंडो इंग्लिश आर्ट ऑफ कालीघाट। कहते हैं कि इसको देखा जा सकता है, कालीघाट की जो पेंटिंग थी जो इंडो और इंग्लिश दोनों स्टाइल को मिलाकर बनाई गई थी, यानी कि जिसमें कुछ इंडियन थिंग्स भी थे, इंडियन स्टाइल भी था पेंटिंग का, और कुछ इंग्लिश को भी ऐड किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर इन हिज एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम द colonial influence created the बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने एफ़र्ट्स किए किसके लिए, कि हमारी जो पेंटिंग है वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर हो। कहने का मतलब कि सिर्फ हम कॉलोनियल्स लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली पेंटिंग ही क्यों बना रहे हैं, हम अपने दिल से अपने मन की क्रिएशन से क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग क्रिएट किया। रविंद्रनाथ टैगोर एंड अमृता शेरगिल वर अदर पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद उस स्कूल के पेंटर थे और इनके अलावा अमृत शेरगिल जो थे वो कुछ पेंटर हुए हैं इस स्कूल के। दीज पेंटर्स डिपिक्टेड थीम्स लाइक नेशनलिज्म एंड एवरीडे लाइव्स ऑफ द पीपल इन देयर वर्क। क्योंकि अब देखो इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम के सामाजिक स्थितियों पर पूरा का पूरा जोर दिया और उनको अपनी पेंटिंग में उतारा, ठीक है। मतलब अब ये पेंटर जो थे ये कौन से सीन डिपिक्ट करते थे, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता से जुड़े हुए, या फिर एवरीडे जो लोगों की लाइफ थी जिसमें अंग्रेज उन पे जुल्म करते थे, ठीक है, उसको पेंटिंग में दिखाना शुरू कर दिया ताकि इससे लोगों को जागरूक किया जा सके। On the other hand, the Mysore and Thanjavur school of art became popular in South India। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, नॉर्थ तो नहीं सॉरी ईस्ट इंडिया में, बंगाल में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल ओपन किया था, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मसूर और थंजावुर जो थे, थंजावुर स्कूल ऑफ आर्ट, ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और ये मैक्सिमम जो एरिया है ये कर्नाटक और कर्नाटक में ही आ जाते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर
पेंटिंग, जो कि कहाँ से ली गई है, आम जीवन से ली गई है। ओके, लेट्स सी मोर। नाउ about the painting of Rabindranath Tagore. One important painter of this school was राजा रवि वर्मा। तो कहते हैं जो एक साउथ इंडिया के हमने पेंटर स्कूल पढ़े हैं, पेंटिंग स्कूल पढ़े हैं, कहते उनमें से उनका एक फेमस पेंटर था, इसका नाम राजा रवि वर्मा था। पेंटेड लाइफ लाइक pictures of Hindu gods and goddesses as well as mythological themes। तो कहते हैं कि जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने किन टॉपिक पर अपनी पेंटिंग बनाई, जो हिंदुओं के देवी देवता थे या जो उनकी धार्मिक आस्थाएं थी, जो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए थीम्स थे, उन्होंने उनसे रिलेटेड कुछ पेंटिंग बनाई थी। नाउ म्यूज़िक, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लोरिंग ऑफ कल्चर। ओके, तो म्यूज़िक इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ओके, म्यूज़िक सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th century परफॉर्मिंग आर्ट लाइक म्यूज़िक एंड डांस बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम प्राइवेट होम्स टू पब्लिक एरेना। तो डियर स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो आर्ट थी उसको परफॉर्म सिर्फ पेंटिंग के जरिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि डांस और म्यूज़िक जो थे, घरों से निकालकर उस डांस को पब्लिक एरेना में यानी कि लोगों के बीच लेकर आना भी फेमस हो गया। यानी कि ये भी एक वे था जिससे जो है लोग अपनी जो कल्चर है उसको फ्लोर कर सकते थे। वन एग्जाम्पल वाज द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। और अब इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक है, जो बहुत ही पुराने टाइम का म्यूज़िक था, वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मैनी म्यूज़िक स्कूल्स वर सेट अप वेयर देयर वर स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग एंड टेस्टिंग मेथड्स। कहते बहुत सारे म्यूज़िक स्कूल सेटअप हुए जहाँ पे स्टैंडर्डाइज टीचिंग की जाती थी, मतलब म्यूज़िक सिखाया जाता था, एंड टेस्टिंग मेथड, और उसको टेस्ट भी किया जाता था, या आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशंस वगैरह भी उनके करवाए जाते थे। रूलर्स ऑफ स्टेट्स लाइक मसूर एंड तंजावुर आल्सो contributed to the popularization of music by providing royal patronage to musicians। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन के जो सोशलिस्ट थे उनका हाथ नहीं था, बल्कि कुछ जो रूलर थे जैसे मसूर और तंजावुर ऐसे एरिया थे जहाँ पे मतलब उनके रूलर रूल किया करते थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया म्यूज़िक को पॉपुलर करवाने में, क्योंकि जो म्यूज़िशियन थे वो उनको क्या दिया करते थे, रॉयल पैट्रोनेज दिया करते थे। ठीक है, यानी कि एक तरह से उनको शासन में काफ़ी अच्छा स्थान भी मिलता था और उपाधियाँ मिलती थी और पुरस्कार भी मिलते थे। वेस्टर्न म्यूज़िक एंड फिल्म सॉन्ग्स आल्सो बिकेम पॉपुलर अमंग यंग इंडियंस बाय दिस टाइम। और इस टाइम वेस्टर्न म्यूज़िक और फिल्म सॉन्ग्स जो थे वो यंग इंडियंस के लिए बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो इस तरीके से जो म्यूज़िक था वो धीरे धीरे आम लोगों में फेमस होता चला गया। देन न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर इज डांस। दिस पीरियड आल्सो सा द मूवमेंट ऑफ क्लासिकल डांस फ्रॉम रॉयल कोर्ट्स एंड टेम्पल्स टू पब्लिक स्टेजेस। कहते कि पहले जो डांस था वो सिर्फ कहाँ होता था, राजा के दरबारों में हुआ करता था, लेकिन अब जो था इस पीरियड में 20th सेंचुरी में इसका एक मूवमेंट देखा जा सकता था कि जब क्लासिक डांस सिर्फ रॉयल कोर्ट्स में ही नहीं होता था, बल्कि मंदिरों में, रॉयल कोर्ट या मंदिरों में ही नहीं होता था, बल्कि वो पब्लिक स्टेज पर भी होने लग गया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज क्रेडिटेड
for bringing भरतनाट्यम to the stage from the temple। कहते हैं इसके लिए सबसे पहले फेमस नाम आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल का, जिन्होंने भरतनाट्यम जैसे डांस को मंदिर में करने की बजाय स्टेज पर परफॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि जो डांस था वैसे तो गॉड गॉडेसेस के लिए टेंपल में किया जाता था, लेकिन जो रुक्मणी देवी थी वो इस डांस को स्टेज तक लेकर आई। शी डिड दिस अमिड्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हालांकि सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिन्होंने इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, मतलब उसका बड़ा ही विरोध किया। शी आल्सो ब्रॉट ग्लोबल अटेंशन एंड आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। कहते इससे वो ग्लोबल अटेंशन में आ गई, मतलब कि जैसे ही उसने ये स्टेज पर डांस किया तो लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक है, लोगों के लिए जो ये था ये एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो लगभग जो ऑलमोस्ट लोग थे उनका ध्यान उनके प्रति खिंच गया। ठीक है, वो भी इस डांस को जानने लगे एंड आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट अ ट्रू आर्ट फॉर्म। और उसने क्या किया, इससे ग्लोबल अटेंशन तो हुई, ये आर्ट का ट्रू फॉर्म भी बनकर उभरा। शी एस्टेब्लिश्ड द कलाक्षेत्रा एंड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक एट मद्रास इन 1936। और उसके बाद उसने एक कलाक्षेत्रा के नाम से आर्ट और म्यूज़िक की अकेडमी सेटअप की मद्रास में 1936 में। एट शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर developed the Rabindra Nritya or Tagore dance after studying the works of many classical dance expert। कहते कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसके बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने भी उनका जो स्कूल था शांति निकेतन उसमें रविंद्र नृत्य और टैगोर डांस, ठीक है, यानी कि एक न्यू डांस की फॉर्म दी उन्होंने जिसको रविंद्र नृत्य या टैगोर डांस का नाम दिया जाता था। उन्होंने कई क्लासिकल डांस एक्सपर्ट पर स्टडी की और एक नई डांस की फॉर्म को डेवलप किया। एज अ रिजल्ट दिस डांस फॉर्म इज़ अ फ्यूज़न ऑफ डिफरेंट डांस फॉर्म्स। रिज़ल्ट के रूप में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे क्लासिकल डांस पर स्टडी की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो उनका जो डांस था टैगोर डांस वो बहुत सारे डांस का क्या था, एक फ्यूज़न था, मतलब उनका एक मिश्रण था। उदय शंकर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन बैलेट इस्टेब्लिश द उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर एट अल्मोड़ा। तो उदय शंकर जो थे वो यूरोपियन, जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे या यूरोप से और लोग आए थे, उन यूरोपियन के उस डांस फॉर्म से काफ़ी प्रभावित थे और उदय शंकर जी ने जो है अपना इंडियन कल्चरल सेंटर ओपन किया, कहाँ पर, अल्मोड़ा में। लेट्स सी, दीज आर द पिक्स ऑफ टू डांस फॉर्म्स, लाइक फर्स्ट इज पीकॉक पॉज, भरतनाट्यम, and then Tagore Nritya pose. Now photography, drama and sculpture. The late 19th century saw the introduction of photography in India। तो कहते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड में अगर हम देखें तो फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन भी इंडिया में हो चुका था। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, अब बल्कि फ़ोटो भी खींची जाने लगी थी। लाला दीनदयाल was one of the pioneers in the field of photography who captured architect, geography, historical ruins and people of the country। तो
आई थिंक ऑलरेडी यू हैव डन इट इन फिलअप, आप कर चुके हैं इसे फिलअप में, कि जो लाला दीनदयाल थे वो एक मुख्य थे इस फील्ड में, फोटोग्राफी के फील्ड में, जिन्होंने किस किस की फ़ोटो ली, आर्किटेक्चर यानी कि जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग थी बनाई हुई, फेमस आर्किटेक्चर्स, ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है, हिस्टोरिकल र्यून्स यानी कि हिस्ट्री के कुछ अवशेष, एंड पीपल ऑफ द कंट्री, और देश के लोगों की तस्वीरें खींची। तो कई टाइप की उन्होंने फ़ोटोग्राफी की जो कि काफ़ी फेमस हुई थी उनके टाइम में। दीज आर द पिक्स ऑफ लाला दीनदयाल पेंटिंग। तो ये कुछ ऐसे पिक्स हैं जो लाला दीनदयाल की पेंटिंग की हैं। Yes, dear students, let's see. Drama, especially English drama and dance dramas also gained popularity. अभी हमने बात की फ़ोटोग्राफी की, कि उस टाइम पे फ़ोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छे लेवल पर वर्क कर रही थी, मतलब फैल चुकी थी। और जो अगर हम ड्रामा की बात करें, स्पेशली इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि इंग्लिश का रूल था उस वक्त हमारे इंडिया पर, तो स्पेशली इंग्लिश ड्रामा या डांस ड्रामा वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। मतलब डांस करते करते आप किसी सीन को डिपिक्ट कर रहे हैं, उसका ड्रामा कर रहे हैं, या इंग्लिश ड्रामा, ये उस वक्त जो थे बहुत ही पॉपुलर हुए। स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड एग्जिबिटेड अ फ्यूज़न ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन टेक्निक्स। तो उस टाइम के जो स्कल्पचर्स थे, यानी कि आप जिनकी बात कह सकते हो कि जो एक तरह से बिल्डिंग्स थी, उसमें इंडियन और यूरोपियन टेक्निक्स को देखा जा सकता था। द अर्लियर रिलीजियस थीम्स वाज रिप्लेस्ड बाय सेक्युलर थीम। तो पहले जो कुछ भी था, या तो वो सिर्फ धर्म के नाम पर ही बनता था, यानी कि या तो कोई धार्मिक स्थान बन गया, ठीक है, या फिर कोई धार्मिक मंदिर बन गया, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह थी या पेंटिंग या कुछ भी था, तो वो सारा कुछ धर्म तक लिमिटेड था। लेकिन अब जो रिलीजियस थीम थी लोगों की, वो धीरे धीरे किसकी जगह रिप्लेस हो गई थी, वो सेक्युलर थीम में रिप्लेस हो गई थी। मतलब जिसमें धर्म का जिक्र ना हो के सोसाइटी का हो सकता था, राजाओं का जिक्र हो सकता था, तो उसको हम सेक्युलर थीम्स बोलते हैं। ओके, यानी कि जिसका कोई धर्म ना हो, जो धर्म से अलग हो। तो अब जो लोगों का थीम था वो बदल चुका था। सो दिस इज़ अबाउट द फ्लोरिंग ऑफ कल्चर। नाउ बी रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर।